हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हमारा टॉपिक चलेगा गोल्जी बॉडी। देखो, जैसा कि आपको पता, हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली बुक चल रही थी, जिसमें अपन ने आपका जो टॉपिक चल रहा था सेल, तो सेल के बारे में हमने देखा था। हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल, कोशिका के अंगों की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कई सारे जो सेल ऑर्गेनल है उनको क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी काय कह लो, गोल्जी एपरेटस कह लो, गोल्जी उपकरण कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक है, ठीक है। गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है गोल्जी बॉडी का काम? जिस प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, उसी प्रकार यह है आपका क्या, गोल्जी बॉडी। ये भी क्या है, किसी ने कोई भी सब्सटेंसेस है उसके सीक्रेशन में, फॉर्मेशन, मतलब लिपिड वगैरह, प्रोटीन, उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये काम होता है इसका। तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखो, सबसे पहले रख रहा है गोल्जी बॉडी के बारे में। आपको पता होना चाहिए गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी कह लो, या मैं इसी का दूसरा नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, गोल्जी एपरेटस। क्या भी बोल सकते हैं हम इसको, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, या इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तीनों नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर, देख लेना। गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी काय कह लो, गोल्जी एपरेटस कह लो, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो, या गोल्जी मटेरियल भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, कोई बात नहीं, कोई भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी खोज की बता दें तो यहाँ पर खोज की थी कैमिलियो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट थे 1898 में। 1898 में क्या की थी, कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज, इसके बारे में बताया था, गोल्जी बॉडी के बारे में। दूसरी बात करें, आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सुनी भी होंगी और नहीं सुनी तो सुन लो। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की रहती हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन रहती है उसके आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की रहती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद आप रख सकते हो, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोटिक और एक रहती है यूकैरियोटिक। यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो प्रो मतलब पुरानी, या फिर डायरेक्ट याद रखना, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है, न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्र का परत या झिल्ली, ठीक है। तो वहाँ पर वो इसमें तो क्या रहती है, वो एब्सेंट रहती है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या पाई जाती है, प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है, इसलिए हम यहाँ पर डिफरेंस करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में देखा होगा आपने, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर देखी थी, उनके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखना है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, मतलब सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। पता ही होगा आपको, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, इसको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है कौन, ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये जो एक डिफरेंस तो यहाँ पर इससे हो जाता है आपका, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में क्या होता है वो डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस में आप बता सकते हो, वहाँ पर हमने देखा था किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। वो जो ऐसा सेल ऑर्गेनल था, जैसे सपोज दैट ये सेल है अपनी, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस से अटैच कौन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इससे अटैच नहीं है, अटैच मतलब जुड़ा हुआ नहीं रहता है, मतलब फ्री रहता है, साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी उपस्थित रहेगा। तो पहली बात तो ये हो जाएगी, ये कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस से अटैच नहीं रहता है, कौन, गोल्जी बॉडी। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, अटैच था, किससे, न्यूक्लियस से अटैच था, ठीक है, समझ गया आया, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहली बात क्लियर हुई, कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसको, देखो नाम बता ही दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी काय कह लो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो, इस नाम से भी क्या करते हैं, इसको जाना जाता है। दूसरी, संरचना कैसी पाई जाती है, धागे के समान। ये देखो, एक धागे का एक प्रकार से जाल सा बना हुआ है ना, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में धागे के समान। देखो, कोशिका द्रव्य में धागे के जाल के समान संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, बताओ क्या बोलेंगे, ऐसे करके फोल्डिंग्स रहती है, जैसे साड़ी को फोल्ड नहीं किया जाता है, ऐसे करके ऐसी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। ये लिपोप्रोटीन से बने होते हैं, सीधी सी बात है, ज़्यादातर किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, यहाँ पर देखो, ये उन कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं जहाँ पदार्थों का सीक्रेशन एवं प्रोडक्शन,
सीक्रेशन मतलब उसको सीक्रेट किया जाता है, निकालना, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन हो रहा है ना, नई चीज़ फॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास होते हैं ज़्यादातर, मतलब साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे, लेकिन अटैच नहीं है, बस यार ये ध्यान रखना। अटैच एक ही है, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के बताए थे, SCR और RER। ठीक है, अब आते हैं इनके फंक्शंस की बात करते हैं। और बता देना है यहाँ पर ये तीन चीज़ों से मिलकर बनाए। देखो यहाँ पर ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, सिस्टर्नी हो गई, वेसाइकल्स हो गई, ये क्या है, गोल गोल दिख रही हैं आपको, ये वेसाइकल्स है ना, और ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। तो इसमें बता सकते हो ये तीन भागों से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। ये इसका सिस फेज है, जहाँ से वेसाइकल्स क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म आ रही है, इनकमिंग वेसाइकल भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये कह रहा था कौन सा, ट्रांसफेज। यहाँ पर क्या होती है, ये फॉर्म होती है, निकलती है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर बता दी, ये सिस फेज है, ये ट्रांसफेज है। तीन स्ट्रक्चर बता देना, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बता देना आप इसके बारे में। अब बात करेंगे हम इसके कार्यों की, कि भाई साहब इसके कार्य क्या हैं। What is the main functions of, या राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहला तो इसका कार्य यही हो जाएगा कि ये लाइसोसोम के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, या लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम आपने देखा था, जिसको अपन सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से बोल रहे थे, उसको क्या हो, लाइसोसोम। ठीक है, तो उनके निर्माण में कौन सहायक हैं, ये गोल्जी बॉडी सहायक है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कौन करे, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करते हैं, ज़्यादातर गोल्जी बॉडी करते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दे कि भाई बताओ ये कौन फॉर्म करता है, तो यहाँ पर देखना, आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप पढ़े थे हमने, SCR और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता है स्मूथ कौन सा था, जिसमें राइबोसोम क्या थे, एब्सेंट थे, और RER जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट थे। तो SER जो है, इसी से फॉर्मेशन होता है किसका, गोल्जी बॉडी का। तो बता देना अगर आपसे पूछे तो कोई यहाँ पर के जो इनका फॉर्मेशन कौन करता है, तो यहाँ पर SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहूँ चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से निर्माण होता है किसका, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण का। दूसरा कार्य, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। मतलब जैसे सिंपल प्रोटीन है, अगर प्रोटीन शुगर के साथ मिल जाए तो क्या किसका फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ पर बता सकते हो प्रोटीन प्लस शुगर मिलके बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब बताओ, एक सब्सटेंस दूसरे पदार्थ के साथ, एक पदार्थ या सब्सटेंस बोल सकते हैं, वह दूसरे के साथ मिक्स करके क्या न्यू फॉर्म हुआ कि नहीं। तो प्रोडक्शन अभी देखा था, प्रोडक्शन में और सीक्रेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर शुगर और प्रोटीन जब मिलती है तो नई चीज़ क्या है, तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, क्या बन गई, ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। सेम एज प्रोटीन प्लस लिपिड मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो यहाँ पर बता देना, ये भी इसका क्या है, प्रमुख कार्य है इनका निर्माण करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कार्य देखो, ये अंतरस्रावी ग्रंथियाँ, जिनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स 2 टाइप की रहती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी, द्वारा हॉर्मोन्स का यानी कि हार्मोन का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। मतलब ये मैं कहूँ, ये करते हैं हेल्प किसमें, सीक्रेशन में। किसी भी पदार्थ को क्या करना है, बाहर निकालना है। सपोज दैट यहाँ से यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है, मतलब सीक्रेट हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के सीक्रेशन मतलब रिलीज करने का कार्य, रिलीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये भी क्या है, इनका एक प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 कार्य लिख सकते हो, या तो 1 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप बता देना। छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा कि गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी उपकरण के कोई 2 कार्य बताइए। तो यहाँ पर बता देना, ये इसकी स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर बता देना, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। और एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट लगा के लिख लेना आप इसको, इम्पोर्टेंट है काफ़ी।
हमने देखा था सेल ऑर्गेनेल दोनों, ये जो आप हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था। मतलब कोई भी सबस्टांसेस है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा मतलब साइटो लिक्विड है ना, और रेटिकुलम मतलब एक प्रकार का नेटवर्क था साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या कर रहे थे, जैसे कोई सबस्टांसेस है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सेल यहाँ से सेल से यहाँ तक आना है किसी भी सबस्टांस को या पदार्थ को, तो वो कैसे आएगा, इसके थ्रू आता था, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दोनों का काम तो दोनों का है, ट्रांसपोर्टेशन करना, पदार्थ का क्या करना, स्थानांतरण करना, लेकिन कैसे कैसे हो रहा है। एक तो होता है, देखो यहाँ पर ये जो ER लिखा है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य होता है किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। जैसे सपोज दैट ये सेल है, सेल में से यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, किसके थ्रू गई, एंडोप्लाज्मिक रेट। तो विद इन दिस सेल, विद इन मतलब अंदर, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो कौन करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। और अब जैसे सपोज दैट ये एक सेल है, एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल है। अब किसी भी सबस्टेंस, कोई भी पदार्थ जो है उसको इस सेल से इस सेल तक आना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है कौन, गोल्जी बॉडी। ध्यान रखना, जीवी मतलब गोल्जी बॉडी। तो बिटवीन दिस सेल, दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन दिस सेल मतलब सेल के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है यहाँ पर। इनको क्या कर सकते हो आप, कॉपी में नोट करना, देख लेना, लिख लेना, इनको लिख के याद करना है, एक बार स्ट्रक्चर बना देना, कार्य बता दो, इसके बारे में बता दो, खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने। स्ट्रक्चर इसकी संरचना, सिस्टर ने वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, सिस फेस और दो फेस रहते हैं इसमें, सिस और ट्रांस। सिस जहाँ से आ रहा है यहाँ से निकलता है, ठीक है, कोई भी बन के वेसाइकल्स, ठीक है। दूसरी बात देखो, फंक्शन में बता देना, लाइसोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, शर्करा प्रोटीन। कैसे कैसे, जब शुगर और प्रोटीन मिलती है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पर प्रोटीन प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। और हार्मोन्स के सीक्रेशन में या किसी भी पदार्थ को सीक्रेट करना है, रिलीज करना है, तो इसमें भी कौन हेल्पफुल करता है, कौन हेल्प करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। क्लियर है। दूसरा नाम पता ही है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी काय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ आपका किसके बारे में, सेल ऑर्गेनल हमने कंप्लीट कर लिया है, गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको देखना, वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।